Hello everyone, welcome to e-learning platform of agriculture and GK. My name is Jigyasha and today we will be discussing about FSSI exam and State Food Safety Officer exam model paper 12. जहां हम डिस्कस करेंगे 50 most expected questions for these exams. So now before moving with the video, I want to tell you about these amazing courses curated by agriculture and GK. So if you are preparing for FSSI assistant or FSSI Central Food Safety Officer or Technical Officer, you can enroll for these courses. What will you get in these courses? 6 to 7 ebooks which will cover your entire syllabus, YouTube class notes, one question bank, 10 full length mock tests with all India ranking, and computer based test 1 and 2 full notes, discussion group, and personal guidance. So if you really want to crack these exams, go and enroll for these courses. This will really help in boosting your preparation. Now you must be wondering, where will you get these courses from? So the link for these courses are available in description box. You can go and buy it from there, and you can also download our app from Play Store. Now moving to the today's video. Here is our first question. Which of the following spoilage is seen in meat by under anaerobic conditions? तो यहाँ हमें बताना है कि हमारी जो मीट की स्पॉइलेज है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सी स्पॉइलेज होगी यहाँ? स्टिकीनेस, विस्कर्स बनेंगे या फिर सरफेस स्लाइम या फिर प्यूट्रीफेक्शन होगी. प्यूट्रीफेक्शन होता है जब हमारा कोई भी फूड प्रोडक्ट होता है वो सड़ जाता है, रोटिंग को से प्यूट्रीफेक्शन. सो in the absence of oxygen, which spoilage will occur in meat? It will be putrefaction. हमारा जो मीट है वो सड़ने लगेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में. So now moving to the next question. Thermostabilization of egg by dipping in hot water is true. तो हम एग को जो थर्मोस्टेबलाइजेशन करते हैं हॉट वाटर में उसको डिप करके, वो क्यों करते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है. हम उसको थर्मोस्टेबलाइज करते हैं ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकें. और उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? हमें इवेपोरेशन रेट को रिड्यूस करना होगा. तो हम जब उसे हॉट वाटर में डिप करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि उसका इवेपोरेशन रेट कम हो जाए. Now our next question is, the fishy flavor in fish is due to. So all those people who eat fish, they should observed it कि हम जब भी फिश को करते हैं तो उसमें एक फिशी फ्लेवर होता है. तो फिशी फ्लेवर आता कहाँ से है? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे मिथाइल यूरिया, ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड, ट्राईमिथाइलमीन या फिर डाइएसिटाइल. तो यहाँ पर बहुत से लोग टिक कर देंगे ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड, क्योंकि फिश ओशन में प्रेजेंट होती है और ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड अबेंडेंस में होता है वहां पर. तो यहाँ पर ये देखना है हमें कि फिश जो है वो ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड पे डिपेंड तो करती है. ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड प्रेजेंट है, पर जो फिशी फ्लेवर है वो ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड नहीं देता. ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड चेंज हो जाता है ट्राईमिथाइलमीन में, और जो हमारा ट्राईमिथाइलमीन बनता है वो देता है फिश को फिशी फ्लेवर. So our answer is option C, trimethylamine. Now moving to the next question. Before pasteurization of egg, stabilization process is carried out to. जब हम एग का पास्चराइजेशन करते हैं उससे पहले हम उसको स्टेबलाइज करते हैं. तो हम वो स्टेबलाइज क्यों करते हैं? उसे पीएच एडजस्ट करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किल करने के लिए, या फिर टेस्ट बढ़ाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो हम उसका यहाँ पर स्टेबलाइजेशन करते हैं पीएच एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एग योक होता है और एग वाइट होता है उनका पीएच अलग अलग होता है. तो फॉर स्टेबलाइजेशन प्रोसेस we adjust the pH. So our answer is option A. Now moving to the next question. Oil that contain linolenic acid are subject to flavor. तो जो हमारे ऑयल्स होते हैं जिनमें लिनोलेनिक एसिड प्रेजेंट होता है तो वो क्या करते हैं?
फ्लेवर को इनहेंस करते हैं, फ्लेवर्स को रिवर्स करते हैं, रिवर्शन करते हैं, या फिर सप्रेस करते हैं, या फिर प्यूट्रीफेक्शन करते हैं। तो जो ऑयल लिनोलेनिक एसिड कंटेन करते हैं वो स्पॉन्टेनियसली जो फ्लेवर होता है उसको चेंज कर देते हैं। टेस्ट जो होता है हमारे फूड का, किसी भी प्रोडक्ट का, वो उसको चेंज कर देते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सन। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवर्सन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of honey. Our options are 2.3 to 2.9, 3.2 to 4.2, 5.6 to 6.9, 7.0 to 8.1. सो ये तो सभी को पता है कि हनी जो है वो एसिडिक होता है, बट एसिडिक रेंज के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शंस है। सो वी विल ऑलवेज रिमेम्बर कि हनी का जो होता है pH वो होता है 3.2 टू 4.2 की रेंज में। अगर ऑन एवरेज रेंज प्रोवाइड ना की जाए, एवरेज पूछा जाए कि क्या होता है यूजुअली, तो वो होता है 3.9 हनी का pH, बट व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट रेंज इट विल बी 3.2 टू 4.2. Now moving to the next question, canned meat is generally spoiled by. तो हम जो कैनिंग करते हैं मीट की, कैन की वाली जो पैकेजिंग होती है, तो उसमें जो कैन मीट हमारा होता है वो उसमें जो स्पॉइलेज होती है वो किसकी वजह से होती है? क्लोस्ट्रीडियम, सूडोमोनास, सैल्मोनेला या फिर एस्चेरिचिया। तो उसमें हमारी होती है जो स्पॉइलेज होती है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से। So our answer is option A. Now moving to the next question. Meats are irradiated to prevent the outbreak of salmonellosis, amoebic dysentery, shigellosis, tuberculosis. तो हम मीट्स में जो गामा रेडिएशंस का यूज करके इरेडिएशन प्रोसेस के थ्रू वहां पे उसकी जो मीट की प्रोसेसिंग होती है, तो वो क्यों होती है, किसका आउटब्रेक प्रिवेंशन के लिए होती है? तो वो होती है सैल्मोनेलोसिस। सैल्मोनेलोसिस किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्मोक्ड फिश द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स स्पॉइलेज इज। तो यहाँ पर हमें बताने कि हमारी जो स्मोक्ड फिश होती है उसमें जो स्पॉइलेज होती है उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होता है? मोल्ड होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, या इन सब में से होता है? तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे स्मोक फिश के लिए हमेशा मोल्ड होगा, ठीक है? हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मोल्ड। Our next question is, due to serious spoilage of egg, the egg become opaque, it is cold. तो जब हमारा एग है, एग में स्पॉइलेज जाती है, एग में स्पॉइलेज कैसे होती है? मोल्ड ग्रो कर जाती है जिसकी वजह से एग स्पॉइल हो जाता है। जब स्पॉइलेज उसमें हो जाती है तो एग जो होता है वो ओपेक बन जाता है, और जब वो ओपेक बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कलरलेस रूट, ओपेक रूट, ग्रे रूट, ब्लैक रूट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग ओपेक बन गया है तो उसे हम शायद ओपेक रूट बोलेंगे, पर नहीं, ओपेक रूट नहीं, हम उसे बोलते हैं ब्लैक रूट। Our right answer is option D. Now moving to the next question. Coxella burnetii is responsible for tuberculosis, Q fever, cerebral malaria. It is not pathogenic. तो हमारा जो बैक्टीरिया है कोक्सिला बर्नेटी वो कौन सी डिजीज कोज करता है? तो ये तो हमें पता है, ट्यूबरक्यूलोसिस तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो हमारा क्रॉस हो गया। अब सेरिब्रल मलेरिया भी प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमें ये भी पता है कोक्सिला बर्नेटी पैथोजेनिक है, तो ऑप्शन डी भी नहीं पॉसिबल। तो अब हमारे पास बच गया ऑप्शन बी, क्यू फीवर। तो कोक्सिला बर्नेटी कौन सी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्यू फीवर के लिए। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज। तो हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी यूनिट बतानी है हमें। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
किलोग्राम पर मीटर क्यूब और नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसका ना तो कोई डायमेंशन होता है और ना ही उसकी कोई यूनिट होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डेंसिटीज का रेशियो होती है। तो डेंसिटी टू डेंसिटी की यूनिट कट जाएगी, डिवाइड मतलब हम उनका रेशियो लेंगे तो वो तो सेम यूनिट्स हैं, तो 1 बचेगा। तो ना ही उसका कोई डायमेंशन है और ना ही कोई यूनिट है। तो ऑलवेज रिमेंबर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरनेट टर्म फॉर फ्रीज ड्राइंग। तो हमारी जो फ्रीज ड्राइंग होती है उसके लिए हमें ये बताना कि दूसरी टर्म कौन सी यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं लायोफिलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, सब्लिमेशन, बोथ ए एंड बी। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि फ्रीज ड्राइंग में हम करते क्या है। तो फ्रीज ड्राइंग में हम किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं, उसे फ्रीज करते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं और उसके बाद जब वो फ्रीज हो जाता है तो उस आइस को रिमूव कर देते हैं सब्लिमेशन से। तो मतलब पूरा जो वाटर था वो रिमूव हो चुका है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बच गया उसमें वाटर नहीं बचा है, तो वो हो गया ड्राइंग। और हम उसको फ्रीज करके प्रोडक्ट को और फिर सब्लिमेशन के थ्रू निकाल रहे हैं, तो वो हो जाता है फ्रीज ड्राइंग। अब इसके लिए जो हम दूसरी टर्म यूज करते हैं वो क्या होगी, हमें वो बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शंस जो है लायोफिलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, सब्लिमेशन और लायोफिलाइजेशन एंड सब्लिमेशन ड्राइंग। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि फ्रीज ड्राइंग में हम सब्लिमेशन का यूज करते हैं तो सब्लिमेशन ड्राइंग होगा, नहीं। ऑल्टरनेट टर्म है लायोफिलाइजेशन, सो ऑप्शन ए। Now moving to the next question, the separation operation in which the solute from solid phase is separated with solvent. तो जो हमारा solid phase से हम solute और solvent को अलग करते हैं उस separation process को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन तो नहीं होगा, फिल्ट्रेशन भी नहीं, वो है एक्सट्रैक्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेपरेशन टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द डेंसिटीज ऑफ मटेरियल्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही ट्रिकी है। तो ये हमेशा याद रखना है कि डेंसिटी के बेसिस पर पूछा है, एंड जब भी डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेशन की बात होती है तो वो हमेशा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the major purpose of blanching of fruits and vegetables is to activate enzymes, to inactivate enzymes, to isolate enzymes or to preserve enzymes. तो वो हम जो ब्लांचिंग करते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की वो इसीलिए करते हैं ताकि उनका टेक्सचर, फ्लेवर, कलर जो है वो रिटेन कर सके, वो डेटेरियोरेट ना हो। तो उसके लिए हमें सब क्या करना होता है, जो एक्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उनके एक्शन को ब्लॉक करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लांचिंग का मेजर पर्पज है वो है टू इनएक्टिवेट एंजाइम्स एंड रिटेन द फ्लेवर, टेक्सचर एंड कलर ऑफ आवर फूड प्रोडक्ट, बी इट फ्रूट और वेजिटेबल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, sorting of fruits and vegetables is carried out on the basis of individual. तो जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सॉर्ट करते हैं तो किसके बेसिस पर करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, आइदर ए और बी। तो हम सॉर्टिंग जो करते हैं वो करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब moving to the next question, which of the following is the primary refrigerant? तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं, हमारे ऑप्शंस हैं NaCl, CaCl2, वाटर और अमोनिया। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की जब भी बात होती है तो हमेशा याद रखेंगे वो होता है अमोनिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमोनिया से ही रिलेटेड है, देखते हैं। अमोनिया इज प्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ हमें बताना है कि हम अमोनिया को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं R717,
R723, R790 या फिर R700। तो हम अमोनिया को जो करते हैं प्रेजेंट वो करते हैं R717 से। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए रेफ्रिजरेंट शुड बी। तो सबसे पहले तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ए लिक्विड सब्सटेंस टू चेंज इट टू गैसियस फॉर्म। तो कोई भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसको गैस में चेंज करने, गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हम एनर्जी डालते हैं उसमें, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी और हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब वो किसी भी रेफ्रिजरेंट के लिए आइडियल कितनी होनी चाहिए? as low as possible, as high as possible, neither too high nor too low, enthalpy doesn't make any difference। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, as high as possible। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी उतनी हमारी हम एनर्जी है वो उसमें डाल रहे हैं, तो जितनी ज्यादा हमारी उसमें हीट और एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा। तो हाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के लिए हमें एंथैल्पी जितनी हाई हो उतनी रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए रेफ्रिजरेंट शुड बी। तो जो कंप्रेशन रेशियो है रेफ्रिजरेंट का वो कितना होना चाहिए? 1, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज बट नॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो हमारा कंप्रेशन रेशियो होना चाहिए बिल्कुल कम, वेरी स्मॉल, ताकि उसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है ज्यादा रहे। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंप्रेशन रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेंट का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रनिंग कॉस्ट, एफिशिएंसी, सोल्युबिलिटी इन ऑयल, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है रनिंग कॉस्ट को। So our right answer is option A. Now moving to the next question. A good refrigerant should have low boiling point, high specific volume, low conductivity, high coefficient of performance। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा जो कोई भी एक रेफ्रिजरेंट है हम उसको अच्छा कब मानते हैं? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत हाई होती है, या फिर कंडक्टिविटी कम होती है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है। तो क्या कंडीशन होती है किसी भी रेफ्रिजरेंट को गुड रेफ्रिजरेंट बोलने के लिए? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वो गुड रेफ्रिजरेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। Now moving to the next question, third law of thermodynamics deals with। तो जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा थर्ड लॉ कहता है क्या। तो हमारा जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट स्टेट्स एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो इज वेल डिफाइंड कांस्टेंट। तो यहाँ पर इतना तो अब हम समझ ही चुके हैं कि वो किसकी बात कर रहा है, एंट्रोपी की बात कर रहा है एब्सोल्यूट जीरो पे। तो यहाँ पे डील्स विद एंट्रोपी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडपेटाइजेशन इज यूज ऑफ। तो रेडपेटाइजेशन जो प्रोसेस है वो किसका यूज करती है? इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्ट को स्टेरिलाइज करने के लिए, या फिर मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करके स्टेरिलाइज करती है प्रोडक्ट को, या फिर हीट एनर्जी को यूज करती है प्रोडक्ट स्टेरिलाइजेशन के लिए, या फिर रेडिएशंस को। तो यहाँ पे हमें बताना है कि रेडपेटाइजेशन जो हमारी प्रोसेस है वो प्रोडक्ट को स्टेरिलाइज कैसे करती है। तो वो करती है गामा रेडिएशन से, और गामा रेडिएशन को यूज करती है। तो ये हमारा आंसर हो गया इरेडिएशन टू स्टेरिलाइज द प्रोडक्ट। रेडपेटाइजेशन जो है वो इरेडिएशन का यूज करती है, स्पेसिफिकली गामा रेज का।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्राउट इनहिबिशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्प्राउट इनहिबिशन हम किसके लिए करते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे हम करते हैं पोटैटो के लिए, ताकि पोटैटो में स्प्राउट फॉर्मेशन ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके, उसकी फ्रेशनेस हम ज्यादा टाइम तक रख सकें। तो उसके लिए हम करते हैं स्प्राउट इनहिबिशन। तो स्प्राउट इनहिबिशन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? 5 to 15 किलो रेड, 15 to 25 किलो रेड, 25 to 35 किलो रेड और 35 to 50 किलो रेड। तो हमारी जो स्प्राउट इनहिबिशन होती है उसके लिए कंडीशन होती है 5 to 15 किलो रेड। Now moving to the next question, which one of the following is a source of radiation? Carbon 14, copper 60, रेडियम, यूरेनियम। तो यहाँ हमें बताना है कि हमारा रेडिएशन का सोर्स कौन सा होता है। तो ये होता है कोबाल्ट 60। Our right answer is option B. Now moving to the next question, cold sterilization is हमारे ऑप्शन है रेडिएशन बाय लिक्विड नाइट्रोजन, स्टेरिलाइजेशन बाय आइस, स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, स्टेरिलाइज फॉलोड बाय फ्रीजिंग। तो यहाँ हमें बताना है कि कोल्ड स्टेरिलाइजेशन क्या है। तो जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है हम इसमें से देखते हैं। तो ये तो हमें पता है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में स्टेरिलाइजेशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यही हट गया। अब हमें बताना है कि वो जो हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में वो किससे करते हैं, आइस से करते हैं, फ्रीजिंग से करते हैं या रेडिएशन से करते हैं। तो वो हम करते हैं रेडिएशन से। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना कोल्ड देखकर आइस या फ्रीजिंग में, हमेशा याद रखेंगे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो होता है रेडिएशन से। सो आंसर इज ऑप्शन बी। और कोल्ड स्टेरिलाइजेशन हम करते किसके लिए, किन प्रोडक्ट्स के लिए? जो हीट सेंसिटिव आइटम्स होते हैं हमारे, उनके लिए हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का यूज करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरली अप्लाइड इन द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स इन माइक्रोवेव हीटिंग। तो माइक्रोवेव हीटिंग के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में? हमारे ऑप्शंस हैं 1540 हर्ट्ज, 2415 हर्ट्ज, 3360 हर्ट्ज, 4415 हर्ट्ज। तो हम कितनी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं माइक्रोवेव हीटिंग में? तो यहाँ हमारा आंसर है 2415 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Now moving to the next question, drying process depends on the heat and mass transfer characteristic of। तो जो हमारी ड्राइंग प्रोसेस है उसमें हीट एंड मास ट्रांसफर जो होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? ड्राइंग एयर का, फूड मटेरियल का, ड्राइंग और फूड मटेरियल का, या फिर नन ऑफ द अबव का। तो हमारी जो ड्राइंग प्रोसेस में ये हमें हमेशा याद रखना कि ड्राइंग प्रोसेस में होता है हीट एंड मास का ट्रांसफर, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ड्राइंग एयर और फूड मटेरियल का। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेपोरेटर्स आर नॉर्मली ऑपरेटेड एट रिड्यूस्ड प्रेशर इन ऑर्डर। तो हम जो इवेपोरेटर्स का यूज करते हैं वो हम नॉर्मली उन्हें ऑपरेट करते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर पर। तो वो क्यों करते हैं? वॉल थिकनेस को कम करने के लिए करते हैं, to enable the use of low pressure steam as heating medium, or to prevent thermal degradation of the solute। तो वॉल थिकनेस के लिए भी करते हैं, बिल्कुल सही है। लो प्रेशर स्टीम इनेबल करने के लिए भी करते हैं, और थर्मल डिग्रेडेशन के प्रिवेंशन के लिए भी करते हैं। तो यहाँ तीनों ही सही है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in ultrasonic cleaning, waves are electric waves, sound waves, magnetic waves, or combination of the above three. So always remember, in ultrasonic cleaning we use sound waves. So our answer is option B. Now next question is, cutting of food materials into cubes is slicing, milling, dicing, crystallization। तो जो हमारे जो कोई भी फूड प्रोडक्ट है हम उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर रख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं डाइसिंग।
Option C is right answer. And next question is, boiling occurs from throughout the mass, from the surface, from bottom, either of the above three depending on the direction of heat. So ये तो हमें पता है कि boiling direction of heat पर डिपेंड नहीं करती, तो लास्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हमें देखना है कि बॉइलिंग हमारी सरफेस से होती है, थ्रू आउट द मास होती है, बॉटम से होती है। तो हमारी जो बॉइलिंग होती है वो होती है थ्रू आउट द मास, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। तो हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि मिल्क और वाटर को अगर हम मिक्स कर दें तो उसके बाद हम क्या वापस से मिल्क और वाटर को अलग सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। तो ये हमारी कैसी प्रोसेस हो जाती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब हमने दो फ्लूइड्स को मिक्स कर दिया तो हम कभी उन्हें परफेक्टली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स होती है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीकलरेशन ऑफ शुगर सिरप विद एक्टिवेटेड कार्बन इज एप्लीकेशन ऑफ। तो जो हमारा शुगर सिरप होता है उसको हम एक्टिवेटेड कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो डीकलरेशन होता है, तो ये किसकी एप्लीकेशन है? तो हमारे ऑप्शंस है यहाँ पर एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा डीकलराइजेशन प्रोसेस होता कैसे। तो इसमें जो एक्टिवेटेड कार्बन हमारे होते हैं वो एडजॉर्बेंट बेस का काम करते हैं, और जो शुगर सिरप के क्रिस्टल्स बन जाते हैं छोटे छोटे वो आपस में एडेस कर जाते हैं, और जो एडजॉर्बेंट का काम कर रहा होता है एक्टिवेटेड कार्बन। तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस हो जाती है? ये हो जाती है एडजॉर्प्शन। तो ये किसकी एप्लीकेशन हो गई? एडजॉर्प्शन की। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ वे। तो डीमिनरलाइजेशन में क्या होता है कि एनायन कैटायन बनते हैं, उनका एक्सचेंज होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आयन एक्सचेंज का एप्लीकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम डीमिनरलाइजेशन ऑफ वे कहाँ यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं इन्फेंट फॉर्मूला में। जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए जो हम इन्फोमेंट फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें डीमिनरलाइजेशन ऑफ वे होता है। और हम क्यों करते हैं वो? ताकि उसकी जो हम न्यूट्रिशन इनटेक है उसको लिमिट कर सकें, उसके लिए हम करते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवेपोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, मेम्ब्रेन सेपरेशन। तो यहाँ ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि हम शुगर और सोल्ट का जो प्रोडक्शन में प्रोसीजर यूज करते हैं वो क्या है। इसके बेसिस पे आप डिसाइड करना कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो इसमें ये होता है कि जब हम शुगर या सोल्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो सोल्यूशन होता है उसको बॉईल करते हैं, और वहां से पूरा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, और पीछे क्रिस्टल्स बच जाते हैं। हमारे जो सोल्यूट के क्रिस्टल्स होते हैं वहां पे क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। जो हमारा सोल्वेंट था वो पूरा हमने बॉइलिंग में वाटर के फॉर्म में वो इवेपोरेट हो गया। तो ये कौन सी प्रोसेस लग रही है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रहा है और क्रिस्टल फॉर्मेशन भी हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रीफ्यूग्स यूज्ड फॉर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन आर कॉल्ड। तो सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम जो सेंट्रीफ्यूग्स का यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्लैरिफायर्स, सेपरेटर्स, प्यूरिफायर्स, पॉलिशर्स। उनको बोलते हैं हम क्लैरिफायर्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइजेशन कैन अकर ओनली इन unsaturated solutions, saturated solutions, supersaturated solutions, semi-saturated solutions। तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें पता है कि हमें बहुत सारे सोल्यूट्स चाहिए होते हैं तभी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, और सबसे ज्यादा सोल्यूट्स होते हैं वो कौन से सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में।
तो हमारी क्रिस्टलाइजेशन कहाँ होगी? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के साथ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट, सुपरफिशियल स्पॉइलेज ऑफ एग अकर्स एट। तो जो सुपरफिशियल स्पॉइलेज होती है कि उसमें क्या होता है कि जो शेल होती है कि उस पर मोल्ड ग्रो कर जाते हैं। तो वो जो फंगल स्पॉइलेज होती है वो कब होती है? अब मोल्ड ग्रो कर रही है तो मतलब फंगल स्पॉइलेज है। और जो हमारी फंगाई है, फंजाई है, वो कहाँ कब ग्रो करती है? हाई टेम्परेचर पे, हाई ह्यूमिडिटी पे, लो टेम्परेचर पे या लो ह्यूमिडिटी पे। तो हमेशा याद रखेंगे फंगल ग्रोथ जो होती है वो होती है हाई ह्यूमिडिटी में। तो हमारी जो सुपरफिशियल स्पॉइलेज होगी एग की वो होगी हाई ह्यूमिडिटी पर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ टेम्परेचर, मोमेंटम, मास, डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हमें पता है कि टेम्परेचर के लिए तो जो मेजर होता है वो केल्विन होता है, मोमेंटम के लिए होता है न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मास के लिए किलोग्राम। तो अब हमारे पास ऑप्शन जो बच गया वो है डिसऑर्डर। तो हमारा जो एंट्रोपी है वो किसका मेजर हो जाएगा? डिसऑर्डर का। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। तो हमारा जो जेनेटिक या फिर जेनेटिक बोले या फिर हेरिडिटरी मटेरियल बोले, तो जो हमारा डीएनए होता है उसको सबसे पहले आइसोलेट कहाँ से किया गया था? तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा डीएनए है वो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था न्यूक्लियाई से। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ मिलार्ड रिएक्शन। तो जो हमारी मिलार्ड रिएक्शन हम करते हैं उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? मेलानिन, मेलेनोइडेंस, कैरेमल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो हमें सबको पता है कि मिलार्ड रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है मेलेनोइडेंस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमिक ब्राउनिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि एंजाइमिक ब्राउनिंग क्या होती है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हम एप्पल को काट कर रख देते हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो होता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की वजह से। और एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो होती है उसका प्रोडक्ट क्या होता है? वो एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से वो ब्राउन तो हो गया, पर वो ब्राउन जो होता है तो उसका जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है एंजाइमिक ब्राउनिंग का, वो क्या होता है? मेलानिन, मेलेनोइडेंस, कैरेमल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमेशा याद रखिए कि मिलार्ड रिएक्शन में तो होता है मेलेनोइडेंस और एंजाइमेटिक ब्राउनिंग या फिर एंजाइमिक ब्राउनिंग में होता है मेलानिन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इंक्लूड पेप्लोमर्स, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ पिलाई और ट्यूब्यूल्स। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप हमारी होती है उसका जो फीचर होता है मेन, तो वो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? पेप्लोमर्स नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप पेप्लोमर्स नहीं होते। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हाँ ये तो होती है, पिलाई नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप पर तो नहीं, ट्यूब्यूल्स भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। So now moving to the next question, which one of the following is not found in all bacterial cells? तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो यही है कि examiner is asking about not found in all bacterial cells, मतलब found in some but absent in others। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, कैप्सूल। तो यहाँ पर हमें वो देखना है जो सब में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कुछ में प्रेजेंट होता है कुछ में एब्सेंट होता है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन तो सब बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोइड भी सब में प्रेजेंट है, राइबोसोम भी, बट हमारा कैप्सूल सारी बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सबयूनिट्स कॉल्ड। तो हमारा जो कैप्सिड होता है वो बना होता है प्रोटीन सब यूनिट्स से, और उसको हम बोलते क्या है, स्पाइक्स, प्रोमोटर्स, वेरिएंट्स या फिर कैप्सोमर्स। तो एक तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमेशा ये याद रखना है कि कैप्सिड्स जो है वो बना हुआ किसके, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो वो बनता है प्रोटीन से, तो उसमें प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि हम उसे बोलते क्या है, उसे हम बोलते हैं प्रोमोटर्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी, द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सबयूनिट्स कॉल्ड प्रोमोटर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा मीन्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एलिसा का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे। तो ये होता है हमारा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये हमेशा याद रखेंगे कि एलिसा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, सारे ऑप्शंस बहुत सिमिलर से होते हैं, इसीलिए अच्छे से याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, डीएनए इज हेरिडिटरी मॉलिक्यूल दैट इज कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा जो हेरिडिटरी मॉलिक्यूल डीएनए है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेसिस, डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज, न्यूक्लिक एसिड, शुगर, प्रोटीन्स, थायमिन, एडेनाइन, फॉस्फेट एंड राइबोज। तो यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डीएनए जो है उसको बना है डीऑक्सीराइबोज शुगर से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजन बेसिस से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए इज ए हेरिडिटरी मॉलिक्यूल दैट इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस। So these were the questions for today's video. तो अभी अगर आप कंप्लीट कोर्स के लिए एनरोल करते हो तो आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, इसमें यहाँ पे नीचे आपको आंसर की दी गई है। तो इससे ये आपको बेनिफिट होगा कि जब आप बाद में प्रैक्टिस रिवीजन करने बैठोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके पास मतलब आंसर की भी अवेलेबल होगी कि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप वहां से चेक करके रिवाइज कर सको, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरी वीडियो बैठकर वापस से देखो। इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा और आपकी जो रिवीजन है वो और अच्छे से हो जाएगी। तो इसके अलावा भी अगर आप इन एग्जाम्स के अलावा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बाकी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी कंप्लीट कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मैं एक बार आपको एग्जाम्स के नेम भी बता देती हूँ। तो आईबीपीएस का जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है उसके लिए भी प्रेजेंट है यहाँ पे पूरा कोर्स और टेस्ट सीरीज। उसके अलावा यूकेएसएससी, एओ, एचपीपीएससी, एडीओ, नाबार्ड एग्जाम, जेकेएसएसबी हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, ओपीएससी एएओ, ओपीएससी एएचओ, ओपीएससी असिस्टेंट एग्री इंजीनियर, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर, आईसीआर जेआरएफ, एएसआरबी नेट, आईसीआर नेट, फिशरीज एग्जाम्स, फॉरेस्ट्री एग्जाम्स, एफएसएसआई एग्जाम्स, त्रिपुरा एफएसओ, टीएनएमआरबी एफएसओ, टीएनपीएससी एओ एएओ, डीएसएसएसबी एसओ हॉर्टिकल्चर, एफसीआई एजीएम, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए यहाँ पे पूरा आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इवन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हैं। और अपने अगर आप अभी एग्जाम नहीं दे रहे, आने वाले जब भी मतलब आप एलिजिबल होंगे, अपीयर होंगे एग्जाम के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन है वो साथ साथ होती रहेगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है आप कोर्सेज की बाकी डिटेल्स देखने के लिए आप एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर आपको कोर्सेज में एनरोल करना है तो उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फ्री रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एग्रीकल्चर एंड जीके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।